टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप का। इसकी विस्तृत जानकारी करेंगे, कौन सा यहाँ ज्वालामुखी है, यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, और ये क्यों मानव विहीन कहा जाता है और क्यों गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, डेली अपना बजट बनाइए और रोज 1 से 2 घंटे मैपिंग कीजिएगा। मैप के माध्यम से आप सीखिएगा, ठीक है। तो इससे आपके मानस पटल पर ये जो डेटा है वो फिट हो जाएंगे। तो पहला आज देख लेते हैं कि पहले हम अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो है कहां पर, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करूं तो मैं ग्लोब की पहले बात कर लेते हैं। तो ग्लोब मान लो, ये अगर मेरा ग्लोब है तो ये भूमध्य रेखा है, और इसके जो दक्षिणी भाग में जो गोंडवाना लैंड का जो दक्षिणी भाग है वो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। इस वर्ल्ड की पूरे मैप को देख ले तो देखिए, जो वर्ल्ड मैप मैंने देखा ये पूरा फैला दिया है, वास्तव में ये पूरा गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला साउथ में जो सफेद सफेद है, ये क्या है? आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप की हम बात करें, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये विश्व का 5वें नंबर का महाद्वीप है, और लगभग 8 से 9% की जो लैंड है अर्थ की वो ये कवर करता है। इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो इस महाद्वीप का जो उल्लेख है वो टॉलमी ने किया था। किसने किया था? टॉलमी ने। और अपनी पुस्तक में इसे टेरा क्या कहा था? टेरा इकांगानिटा, इस नाम से उन्होंने, टॉलमी महोदय ने इसे अपने नक्शे में दर्शाया था। ये दक्षिणतम भाग का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेंजिया था, जो महाद्वीप था, और वो 2 भागों में टूटा। उत्तरी भाग जो था वो अंगारा लैंड था, और जो दक्षिणी भाग था वो क्या था? वो आपका गोंडवाना लैंड था। क्या था? गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसी गोंडवाना लैंड के पार्ट कौन सा है? आपका साउथ अमेरिका है, अफ्रीका महाद्वीप है, भारत का प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और 5वां आपका क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये जो दोनों थे ये एक जगह से टूट के अलग हुए हैं। तो इसे जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? जुड़वा महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये बात समझ लीजिएगा। और इसे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? ये 5वें स्थान पे आता है। किस स्थान पे आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वें स्थान पे आता है। पहले स्थान पे आपका क्या है? एशिया। एक बार पुनः आप रिवाइज कर लीजिए इसे। दूसरे नंबर पे आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप आता है। देखिए, जब आप मैपिंग करते हैं, लिखते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है, और बार बार जब निकलता है सामने से, बार बार लिखने से तो मन पे वो छप जाता है। अब हंसी मजाक के वीडियो बनाना मेरा वो नहीं है, मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ाता हूं, ताकि आपका सारा का सारा मैटर आपके नोटबुक पे और माइंड की नोटबुक पे होना चाहिए। तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ तीसरे नंबर पे आपका आएगा उत्तरी अमेरिका। कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका आएगा। चौथे नंबर पे आपका दक्षिणी अमेरिका आएगा। कौन सा आएगा? दक्षिणी अमेरिका आएगा। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और 5वें नंबर पे क्या आएगा? 5वें नंबर पर आपका अंटार्कटिका आएगा। कौन सा आएगा? अंटार्कटिका महाद्वीप आएगा। 6वें नंबर पे जो आपका आएगा यूरोप। कौन सा आएगा? यूरोप आएगा। और 7वें नंबर पर सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस तरह से आपका ये पूरा सेक्शन पूछा जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, और ठीक है। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, इसके अन्य नाम की हम बात कर लेते हैं। अन्य नाम की हम बात करें तो इसे और किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले, चूंकि यहाँ पर बर्फ पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप कहते हैं। साथ ही नंबर 2 की बात करें, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बर्फ है वो पिघलती रहती है और जमती रहती है। इसे इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ता और घटता रहता है, इसीलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, सीएफसी और गैसों के कारण जो आपका ओजोन क्षेत्र भी है, और ग्लोबल वार्मिंग का समुद्र पर और पूरी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है,
इस महाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अब नवीन अनुसंधान होने लगे हैं, इसीलिए इसे विज्ञान को समर्पित, क्या, विज्ञान को समर्पित जो है महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यह सबसे ठंडा महाद्वीप है। क्या है, सबसे ठंडा महाद्वीप है। चूंकि यहाँ पर पठारी एरिया बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर बर्फ जमी है, तो इसकी जो हाइट है पठारों में वो ऊंची है। तो एवरेज हाइट अगर देखा जाए सभी महाद्वीपों की, तो ये क्या है, ये सबसे ऊंचा महाद्वीप है। क्या है, सबसे ऊंचा महाद्वीप है। आई थिंक अब आप उस बात को समझ गए होंगे कि सबसे ऊंचा महाद्वीप है। और इसमें क्या है, बहुत तेजी से ध्रुवी पवनें चलती हैं। ध्रुवी पवन सबसे तेज गति से अगर चलती हैं तो वो दक्षिणी गोलार्ध में और अंटार्कटिका के ऊपर चलती हैं, इसीलिए इसे सबसे तेज हवाओं वाला, क्या, सर्वाधिक तेज गति वाली पवनों का महाद्वीप भी कहते हैं, पवनों का महाद्वीप कहते हैं। साथ ही बात करें कि इसमें मनुष्य नहीं रहता है, इसीलिए इसे मनुष्य विहीन महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे से जो उपनाम थे, जो वनडे एग्जाम में या समीक्षा अधिकारी में, ये आपके सुपर टेट में ऐसे पूछे जाते रहते हैं, चूंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहां से बारे में बात करेंगे कि यहाँ इसकी खोज किसने की और कौन कौन यहाँ पर व्यक्ति पहले पहुंचा था। चलते हैं नेक्स्ट उस वाले में। तो देखिए यहाँ पर पहले बताया हुआ है कि ये क्या, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ये एवरेज हाइट इसकी है, ये कोल्डेस्ट सबसे छोटा ठंडा, सबसे सूखा और विंडेस्ट मतलब सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप कहा जाता है। और इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन, यानी जो एवरेज एलिवेशन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। अब यहाँ की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हिस्सा है ये आपका रोस सागर है। क्या है, रोस सागर है। रोस सागर के पड़ोस में आपका एमंडसेन सागर है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है बेलिंगशॉसन सागर। क्या है, रोस सागर, एमंडसेन सागर और बेलिंगशॉसन सागर है। और इसके बाद देखा जाए तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका बेडेल सागर है। उसके बाद ये छोटी सी आपकी अमेरिकी हिल पट्टी है। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम यहाँ पर पूछा आपसे जा सकता है। अब बात आई कि यहाँ पर कैसे अनुसंधान हुआ। तो देखिए 1911 में, कब, 1911 में एमंडसेन यहाँ पर पहुंचे थे। क्या थे, एमंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे पहली बार 1911 में। ठीक है, तो यहां से कई बार ये आपको प्रश्न पूछ लेता है कौन कौन यहाँ पर पहुंचे हैं। तो 1911 में, यानी जो दक्षिण ध्रुव की बात कर रहा हूं मैं, दक्षिण ध्रुव पर, ठीक है। और 1912 में, कब, 1912 में पहुंचे थे स्कॉट जो महोदय यहां पर पहुंचे। और 1928 में बेयर्ड चले थे। बर्ड बात समझ लीजिएगा। और रियलिटी में ये हवाई अड्डे से ही पहुंचे थे। और 1958 में यहां पर पहुंचे थे FOS, ठीक है। तो ये लोग कहां पहुंचे, ये यहां पर पहुंचे हैं। तो इस बात को आप समझना कि ये किस मौसम में पहुंचे होंगे, इसका आपको एनालिसिस करना जरूरी है। यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या ग्लोब है, और ग्लोब में क्या 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है, यानी इसे कहेंगे भूमध्य रेखा। यहाँ 23 डिग्री नॉर्थ पे आपकी कर्क रेखा रहेगी। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा ये। और 23.5 डिग्री साउथ ये है मकर रेखा। कौन सी है, मकर रेखा है यहाँ पर। और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है। यानी तो जब लंबवत रहेगा तो यहां पर क्या होगा, दिन रहेगा इस बार दक्षिणी गोलार्ध में। और ये ऐसा महाद्वीप है जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कितनी, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा नोट कर लिया होगा आई थिंक, मुझे लगता है। तो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मुझे काफी डेटा इस पे लिखना है। देखिए यहां की मैं पूरी जो बात करूं तो 6 दिन का दिन और 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात है। तो 22 मार्च से लेकर, कब, 22 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक, कब,
23 सितंबर तक आपको यहाँ पर रात दिखाई देगी 6 महीने की। और यहाँ पर मैं 24 सितंबर से लेकर मैं अगर 21 मार्च की बात करूं, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या रहेगा, दिन रहेगा, क्या रहेगा, दिन रहेगा। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन है और उसका टाइम पीरियड कहां पर है। अब यहां पर क्या क्या चीज और किसी से केंद्र है, भारत को छोड़कर के पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको बेडल सागर बताया था, यहां आपको यूएसए के, रूस, ठीक है, अर्जेंटीना, चिली, पोलैंड, भारत, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इनके क्या है, इनके अनुसंधान यहां पर केंद्र मिलेंगे। और ये वाला जो आप सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसे बोलेंगे ग्राहम लैंड, ग्राहम लैंड। और ग्राहम लैंड ही एक यहाँ का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, जहां पर बर्फ की जो परत है बहुत कम होती है और यह बर्फहीन भी हो जाता है। इसके ऊपर आप ये इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो मिलेगा वो दक्षिण अमेरिका मिलेगा। कौन सा महाद्वीप मिलेगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप मिलेगा। और यहाँ पर जो दिखाई देगा ये वाला, ये वाला, तो ये है स्कॉटिया सागर। कौन सा, स्कॉटिया सागर, स्कॉटिया सागर। और इधर जो रहेगा वो है बेडेल, बेडेल सागर, ये दिखाई दे रहा है बेडेल सागर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये जो है वो आपकी ड्रैग पैसेज है। कौन सा है, ड्रैग पासेज है। तो ये पूछ लेता है कि ड्रैग पासेज किन को अलग करती है, तो दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है। और कौन दो सागर को जोड़ती है, तो बेडेल सागर को किससे जोड़ती है, स्कॉटिया सागर से जुड़ती है। इसके अलावा आपको रॉस आइस शेल्फ यहाँ मिलेगा और यहीं रॉस आइस शेल्फ के पास में यहाँ पर एक ज्वालामुखी माउंट इरेबस, माउंट इरेबस यहाँ पर है, जो यहाँ का कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और बर्फ और ज्वालामुखी का जो द्वंद्व है, तीन सबसे बड़े द्वंद्व है कौरव पांडवों की तरह। एक है आइसलैंड में, दूसरा है आपका भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी यानी लाइट हाउस भी कहा जाता है। और तीसरा जो आपका है माउंट इरेबस है। साथ ही इसकी बात करें तो यहाँ पर क्वीन माउंट पर्वत है, जो इसे दो बराबर दो भागों में बांटता है। क्वीन माउंट पर्वत, कौन सी है, क्वीन माउंट पर्वत है। और यहाँ पर यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है विंसन मैसिफ। कौन सी है, विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, माउंट इरेबस का कई बार क्वेश्चन आया है और विंसन मैसिफ का है कि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंसन मैसिफ है। और यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट इरेबस है। मुझे लगता है कि इस बात का आप आनंद ले रहे होंगे किस तरह से ये पढ़ा जाए। अब यहां आप देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण है कि देखिए ये अंटार्कटिका सर्किल है। क्या है, अंटार्कटिका सर्किल है। अब जब सूर्य मकर रेखा की तरफ आता है यानी सितंबर में 22 दिसंबर की तरफ, तो सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो ये बर्फ पिघल करके इस इतनी एरिया में आ जाती है। कितनी, इतनी एरिया में आ जाती है और कम हो जाती है मान लो। तो ये जो इनका जो बर्फ का जो पिघलना है, क्या है, पिघल के सिकुड़ता रहता है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो ये रात हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये बर्फ जम जाती है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसीलिए इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। अब यहाँ बात करें कि कौन कौन है, तो यहाँ पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। क्या, पेंगुइन, व्हेल, ठीक है, और एल्बाट्रोस, और पेंगुइन, व्हेल, एल्बाट्रोस और क्रिल मछली। कौन सी, क्रिल मछली यहाँ पर पाई जाती है। मुझे लगता है कि अब आप इस बात को समझ लिए होंगे। और यहाँ पर मनुष्य के जीने की जो दशाएं हैं वो नहीं है। अब यहाँ पर जो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट, कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है
वो यहाँ पाया जाता है, उसका नाम है लेम्बर्ट, हम जानते हैं। ये ठंडा मरुस्थल है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल अगर बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। मरुस्थल बनने की कई प्रक्रियाएं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए तो जैसे सहारा मरुस्थल, या बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाए जैसे आपका ये अंटार्कटिका, पेंटागोनिया का जो पठार, और यह तापांतर कुछ ज़्यादा हो जाए तो जैसे कि गोबी का मरुस्थल है, ठंडा है लेकिन वहाँ तापांतर ज़्यादा रहता है। तो मरुस्थल बनने की कई प्रक्रियाएं जो मैं मरुस्थल वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा। यहाँ मुझे लगता है कि आपने ये समझ लिया होगा कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ लेम्बर्ट है और ये क्यों घटता और बढ़ता रहता है, इसके बारे में भी आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं इसके और क्या फैक्ट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसकी बात करें खोजकर्ता में, तो इसे जेम्स कुक ने खोजा था 1773 में, लेकिन वो इस धरती पर कभी नहीं आए, यानी अंटार्कटिका की धरती को कभी टच नहीं किया था। मॉडर्न के टाइम बता रहा हूं, तो किसका था? खोजकर्ता के नाम में जेम्स कुक का नाम आ जाता है। फेबियन विलियम सोसेन, ये पहले व्यक्ति थे जो 1820 में बोस्टॉक जहाज से इसकी धरती पर उतरे थे। लेकिन यहाँ पर जैसे अब ये आ गया दक्षिणी ध्रुव के पॉइंट बीच में है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो एमंडसेन थे, 1911 में पहुंचे थे। और पहली महिला थी फ्रेन फिफ्थ। कौन थी? फ्रेन फिफ्थ थी, जो कि कनाडा की थी। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहां पर है? ये कई बार पूछा गया है, गोवा में है। रामचरण जो थे 1960 में प्रथम भारतीय थे जो अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर गए, वहां पहुंचे। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले जो भारतीय हैं वो डॉक्टर गिरिराज सिरोही हैं। जबकि महिलाओं की बात करें तो महिला में है रीना कौशल। प्रथम भारतीय जो वैज्ञानिक दल था वो 1981 में गया था और उसका नेतृत्व किया था एस.जेड. कासिम ने किया था। अंटार्कटिका जो संधि है वो 1959 है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कूटविज्ञान में। दक्षिण गंगोत्री भारत ने बनाया 1983 में, और बजट 1988-89 में मैत्री अनुसंधान केंद्र की घोषणा की गई थी, जो कि 1990 में पूरा बनकर तैयार हुआ। साथ ही भारतीय की बात करें तो ये वहां पर 2009 में स्थापित किया गया। अब मुझे लगता है कि ये बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन एक और घटना है 23 जुलाई 2000, क्योंकि 23 जुलाई की 23 जुलाई 2014 को, ठीक है, और भारत सरकार ने वहां पर अपना बहुसेंसर यानी सेंसर वेधशाला स्थापित की है। क्या है? सेंसर वेधशाला। ये पूछ लेता है सेंसर वेधशाला कब स्थापित की है, तो कब हुई है? 23 जुलाई 2014 को वहां पर भारत सरकार ने क्या है सेंसर वेधशाला की स्थापना की है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न आता है कि गोंडवाना ये किस का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप दोनों जुड़वा महाद्वीप कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए, आशा है इस बात को आप समझेंगे, नोट किए होंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8604987816 पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का।